नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से आई कुछ खास खबरों के साथ। लखनऊ में स्वर्गीय टीपी बोरा की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम ने स्वर्गीय टीपी बोरा के अपने जीवन काल में किए गए नेक कार्यों को याद किया। परम कृष्ण भक्त मीराबाई का पावन जन्मदिन भी है। और अगर हम अंग्रेजी तिथि के अनुसार देखते हैं तो आज ही के दिन पूर्व विधायक और एक संघर्षशील नेता श्री डीपी बोरा जी की भी पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं महर्षि वाल्मीकि, भक्त मीराबाई की स्मृतियों को नमन करते हुए पूर्व विधायक श्री डीपी बोरा जी को प्रदेश सरकार की ओर से और आप सब की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज की इस पावन तिथि में शरद पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पे अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। खासतौर पर स्वर्गीय डीपी बोरा जी की एक प्रतिमा का आज लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ पर अनावरण के साथ ही सेवा शक्ति केंद्रों का भी उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। 5 ऐसे केंद्र अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग क्षेत्रों में नारी शक्ति की उपस्थिति, शिक्षा के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में अलग अलग ऐसी मातृशक्ति का भी सम्मान किया गया है जिन्होंने अपने मेहनत से, अपने सामर्थ्य से समाज को एक नई दिशा दी है। आज यहां पर इस पावन अवसर पर जो शक्ति सेवा केंद्र हैं उनके संचालक, जिन्हें डीपी बोरा स्मृति समिति के माध्यम से सहयोग किया जाता है और ये केंद्र अब संचालित होने वहां पर होकर के नारी स्वावलंबन का एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। इन सभी केंद्रों के लिए उनके संचालकों को बधाई देता हूं। और यह कार्य चूंकि नारी स्वावलंबन का है, मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रदेश सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों की ही श्रृंखला में आज यहां पर हम लोग जब एकत्र हुए हैं तो मैं स्वर्गीय डीपी बोरा स्मृति व्याख्यान समिति की ओर से किए जाने वाले इस कार्यक्रम के लिए इस समिति को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही यहां पे अलग अलग क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा, साहित्य और संगीत, इन 5 क्षेत्रों में जिन मातृशक्ति ने कुछ विशिष्ट योगदान दिया है उनका भी सम्मान यहां पर मंच पर आयोजन समिति की ओर से हुआ है। मैं इसके लिए सम्मान प्राप्त करने वाली सभी बहनों को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और समिति को, आयोजन समिति को इस आयोजन के लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, अपने पूर्वजों और अपनी विरासत का सम्मान हमें कैसे करना है, अभी आपने यहाँ पे प्रख्यात हमारे कवि श्री सर्वेश आस्थाना की कविता के माध्यम से हम सब ने उसको देखा है, समझा है और समाज की संवेदना को जागरूक करने के लिए उन्होंने जिस सहज और सरल भाव के साथ अपनी कविता के माध्यम से यहाँ पर
लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। अपने आराध्यों के प्रति, अपनी विरासत के प्रति हमारा भाव क्या होना चाहिए। उन्होंने उदाहरण भगवान राम का दिया, लेकिन ये उदाहरण हमारे पूर्वज भी हो सकते हैं। उन्होंने नारी गरिमा, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके स्वावलंबन से जुड़े हुए मुद्दों को भी उठाया कि दहेज जैसी कुप्रथा का अभी तक हम समाधान नहीं निकाल पाए, उस ओर भी समाज का ध्यान आकर्षित किया। मैं इस अवसर पर श्री सर्वेश अस्थाना जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं उनकी इस लेखनी के लिए। यही होता है, एक कवि की लेखनी जब चलती है तो समाज के उन ज्वलंत मुद्दों को उठाती है। याद करिए, आदि कवि की जयंती पर एक कवि के द्वारा सामाजिक जन जागरण का एक कार्यक्रम अपने आप में एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है, और यह प्रेरणा समाज को एक नई राह भी दिखाती है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि एक साहित्यकार तो उसकी लेखनी सत्ता की मोहताज नहीं होती, उसकी लेखनी समाज को एक नई दिशा देती है। वह समाज का एक दर्पण होता है, समाज को आगे बढ़ने के लिए उन मूल्यों और आदर्शों के प्रति आग्रही बनाता है जो कभी महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के चरित्र को सामने रख करके तत्कालीन समाज की भावनाओं को आगे बढ़ने के लिए एक आदर्श चरित्र हम सबके सामने राम के रूप में रखा। कानपुर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय नवीन मार्केट में बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें घर घर स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर जोर दिया गया। बीजेपी नेताओं ने कानपुर वासियों को संदेश दिया कि आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी ही एकमात्र विकल्प है। आज आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया, वो चाहते हैं 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र बने। उसी के लिए उन्होंने तमाम प्रयास अपने जो किए हैं, उनमें जीएसटी में भारी कटौती भी आत्मनिर्भर भारत में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि इससे हमारी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, और हमारे जो व्यापारी वर्ग है वो काफी संतुष्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी को निरंतर व्यापारी वर्ग की तरफ से, आम जनता की तरफ से बधाइयां मिल रही हैं, और मुझे लगता है कि आजाद भारत के इतिहास में पहला मौका है जब किसी सरकार ने अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के बाद, यानी कि जो टैक्स है उनको बढ़ाने के बाद जनहित में वो अपने टैक्स कम किए हों, ये पहली बार हुआ। और ये सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते थे, बाकी किसी का कोई विजन नहीं था, कोई इच्छा शक्ति नहीं। तो इस तरीके के निर्णय बिना बड़ी इच्छा शक्ति के नहीं लिए जाते। कानपुर दिव्यांग एसोसिएशन की ओर से यूडीआईडी कार्ड बनाने में कानपुर नगर का पहला स्थान इन्हें मिला है, और जिसके लिए अधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुरेंद्र मैथानी शामिल हुए, और इसकी अध्यक्षता दिव्यांग एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने की। और इस मौके पर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने अंगवस्त्र और साथ ही साथ मोमेंटो देकर जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी, मानसिक रोग विशेषज्ञ, वरिष्ठ सहायक को सम्मानित किया। ये दिव्यांग लोगों की सेवा के लिए आज यहाँ के संबंधित दिव्यांग जन अधिकारी और डॉक्टर्स का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी जी और योगी जी ने लगातार विकलांगता शब्द बदल करके दिव्यांग शब्द, और पहले बार में एलिम्को जैसी संस्थान को 650 करोड़ से ज्यादा, उसके बाद 750 करोड़ से ज्यादा दे करके जर्मन टेक्नोलॉजी से जोड़कर पूरे देश के दिव्यांग भाई बहनों की सेवा को अद्भुत रूप से करने का काम किया, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स, हमारे जिले के दिव्यांग अधिकारी, हमारे सामाजिक संगठन के दिव्यांगों के अध्यक्ष वीरेंद्र जी, सभी लोग दिव्यांगों की यहाँ पर
सेवा करने का लगातार काम कर रहे हैं। इसीलिए दिव्यांगजनों ने भी सोचा, हम सब लोगों ने भी सोचा कि जो निस्वार्थ भाव से दिव्यांगजनों की, भाई बहनों की सेवा कर रहा है, उनका भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उनका सम्मान होगा। उन्होंने 45,000 से भी ज्यादा यूडीआईडी कार्ड बना करके उत्तर प्रदेश में कानपुर के लोगों ने, अधिकारियों ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, योगी जी की मंशा के अनुरूप काम करने वाले अधिकारियों और डॉक्टर्स का यहाँ पर सम्मान होना चाहिए। तो आज दिव्यांग भाई बहनों की तरफ से हम लोगों ने उनका सम्मान किया है, प्रशस्ति पत्र दिया है, उनको सम्मानित करके दिव्यांग भाई बहनों की उस सेवा के और निकट उनको लाने का काम किया है। आज विकलांग एसोसिएशन द्वारा कानपुर जो है यूडीआईडी कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसके उपलक्ष्य में जो दिव्यांग बोर्ड के डॉक्टर हैं और जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी हैं, उनका सम्मान किया गया है। विकलांग एसोसिएशन का उद्देश्य है कि जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर हों या अधिकारी हों, कम से कम उनका सम्मान होना चाहिए, और उसी कड़ी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम लोग बराबर अधिकारियों को, डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी लोग दिव्यांगजनों की सेवा में सहभागी हैं, हमारे लिए वो खुशी की बात है। और हम हमेशा दिव्यांगजनों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए प्रयासरत रहते हैं। उसी प्रयासरत में इन अधिकारियों का, इन डॉक्टरों का बहुत बड़ा रोल है। तो आज सम्मान किया गया है, आगे और भी इनके लिए कार्यक्रम आयोजित। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र के सीडीओ आवास के पास होटल के बाहर रखे कैंपर में पानी से हाथ धोना जीएसटी विभाग के स्टेनो को भारी पड़ गया। कैंपर के पानी से हाथ धोने पर स्टेनो की एक दरोगा ने जमकर पिटाई कर दी, जिसको लेकर जीएसटी अधिकारी और कर्मचारियों ने जमकर हंगामा काटा और आरोपी दारोगा के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौराहे पर वाल्मीकि जयंती के अवसर पर जगह जगह विवादित होल्डिंग्स लगाए गए। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने होल्डिंग लगाने का आरोप लगाया है। होर्डिंग लगाए जाने के साथ ही मीनाक्षी चौक का नाम बदलकर वाल्मीकि चौक रखने की मांग की गई, जिसको लेकर वाल्मीकि क्रांति दल के अध्यक्ष ने कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने सभी होल्डिंग्स को उतरवाया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। संभल के सदर तहसील में तालाब की भूमि पर बने मकानों और मस्जिदों पर प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई। नोटिस जसपा करने के बाद तहसील प्रशासन ने लाल निशान लगाकर 40 मकानों को चिन्हित किया है। साथ ही हातिम सराय की मस्जिद पर भी लाल निशान लगाया गया। इस दौरान तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने मौके पर स्थानीय लोगों से संवाद कर मकानों के कागजात मांगे। ये देखिए तालाब की भूमि है, इस पर इन लोगों के मकान बने हैं और इन लोगों से बात करने पर यह पता चल रहा है कि इन लोगों को खुद नहीं मालूम है कि जिसने इनको बेचा है वो कौन है, क्या उसके पास इसकी टाइटल थी या नहीं। तो इनको मौका दिया गया है कि ये तहसील आकर के लिखित में अपना जवाब देंगे कि यह ज़मीन उन्होंने किससे खरीदी है और कैसे खरीदी है। और आज मौके पर इसी की निशानदेही कराई जा रही है। पूरी निशानदेही तो नहीं हो पाएगी, उसमें 1-2 दिन का और समय लगेगा। फिर भी जितना हो पा रहा है 30-40 निशानदेही आज करा दी जाएगी। धार्मिक स्थल है, मस्जिद पर भी लाल निशान लगाया। हाँ, मस्जिद पर मैं गया था, वहाँ पर कोई उसका प्रबंधक या मुतवल्ली सामने नहीं आया है। उस पर भी निशानदेही करा करके और आसपास के लोगों को बता दिया गया है कि आप लोग उनको सूचना दे दीजिए कि उनकी टाइटल किस प्रकार से है, वो आकर के बताएं। कितने दिन का समय दिया गया है? 15 दिन का समय तो हमने नोटिस नहीं दे रखा है, तो 15 दिन तो वेट करना ही होगा जवाब देने के लिए। 15 दिन के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी अगर जवाब नहीं देते हैं तो। ये जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, दोनों ही स्थितियों में 15 दिन के बाद ही कार्रवाई होगी। संभल के सदर तहसील इलाके में तालाब की जमीन पर भू माफियाओं के अधिकृत
प्लॉटिंग कर उसे बेच जाने के मामले में खुलासा हो चुका है, जिसके बाद से ही प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। प्रशासन के मुताबिक तालाब की जमीन पर 80 मकान और एक मस्जिद बनी हुई है, जिनमें 15 दिनों का नोटिस चिपका दिया गया है। तहसीलदार का साफ कहना है कि 15 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब अगर नहीं मिलता तो बुलडोजर कार्रवाई कर सभी निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा। हाथीसराय में जो तालाब की भूमि पर मकान बनाए गए हैं, 80 मकान बनाए गए हैं, वहाँ पर किसी मस्जिद को भी नोटिस दिया गया है। हातिम सराय में तालाब की भूमि पर भूमाफियाओं के द्वारा प्लाटिंग करके अनधिकृत रूप से उस जमीन को बेच करके भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाया गया है और उन लोगों को नोटिस दिया गया है। और ऐसे में संज्ञान में आया कि एक बड़ी मस्जिद भी उसमें 13 साल पहले एक बड़ी मस्जिद भी बनाई गई है। और जब लेखपाल वहां पर गया तो कोई भी व्यक्ति उस मस्जिद को बनाने की जिम्मेदारी या मुतवल्ली होने की जिम्मेदारी नहीं लिया, इसलिए उस मस्जिद पर वो नोटिस चस्पा कर दी गई है। और यदि मस्जिद की ओर से भी कोई प्रॉपर जवाब नहीं आता है तो तालाब की भूमि पर चाहे मस्जिद स्थित हो या कोई भी स्ट्रक्चर स्थित हो, उसको तोड़ दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर में अब ऊंची इमारतों का दौर शुरू होने जा रहा है। 24 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे 60 मंजिल तक ऊंची बिल्डिंग बनाने की अनुमति मिल सकती है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने अपने भवन निर्माण और विकास उपविधि 2025 में यह बड़ा बदलाव किया है। नई नीति के तहत अगर किसी इलाके में सड़क 24 मीटर चौड़ी है तो वहां पर 60 मंजिल तक ऊंची इमारत बनाई जा सकेगी। वहीं अगर सड़क की चौड़ाई 45 मीटर है या उससे ज्यादा है तो डेवलपर्स जितनी ऊंचाई में बिल्डिंग्स बनाना चाहें वो बना सकते हैं। हालांकि ऊंची इमारत बनने के बाद डेवलपर्स को दोगुना शुल्क भुगतने पड़ सकते हैं। योजना में यह भी तय किया गया है कि निर्माण कार्य तभी स्वीकृत होगा जब सभी सुरक्षा मानक पूरे किए जाएंगे। देखिए, जो शासन ने नया बायलॉज अभी लागू किया है उसमें बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए गए एफआईआर, जिसमें बहुत सारे इंक्रीज किए गए हैं। तो जैसे 45 मीटर से जो चौड़ी सड़कें हैं शहर में, उसके अंतर्गत जो प्लॉट हैं उनमें अनलिमिटेड एफआईआर और अनलिमिटेड हाइट आप जा सकते हो। मानक जो सेटबैक के हैं वो आपको छोड़ना पड़ेगा, जैसे 15 मीटर फ्रंट में, 12 मीटर साइड में आपको छोड़ना, तो आप अनलिमिटेड हाइट जा सकते हो। 36 मीटर 24 से 36 मीटर के जो रोड हैं उनमें आप 8.75 एफआईआर तक जा सकते हैं। तो मानक वो रिलैक्स कर दिए गए हैं सो दैट कि कम भूमि में आपकी ज़्यादा बिल्डिंग की हाइट बने और ज़्यादा उसमें एफआईआर लोग यूटिलाइज कर सकें, तो शहर का जो फैलाव है वो कॉम्पैक्ट रूप में हो सके। सर, जो अभी देख रहे हैं नक्शे को लेकर के कौन सा ऐसा अभी प्रोजेक्ट पास हुआ है जिसको नक्शे को लेकर के? अभी देखिए, अभी जैसे हम लोग इसमें परचेजेबल एफआईआर होता है, मतलब क्रय करते हैं। जो डेवलपर्स होते हैं जिनको ज़्यादा एफआईआर की आवश्यकता होती है वो हमसे क्रय करते हैं, उसका एक शुल्क होता है, वो शुल्क जमा करते हैं। तो अभी 6-7 प्रकरण आज ही हम लोग को डिस्कशन में है, जो क्रय योग्य एफआईआर का मीटिंग अभी होने वाली है। और एक बड़ा प्रोजेक्ट जो अभी सैंक्शन हुआ, जो इस रीजन का सबसे ज़्यादा हाइट 161 मीटर की हाइट का प्रोजेक्ट है, तो वो सैंक्शन की स्थिति में वो परचेज एफआईआर की कमेटी में जाकर वो सैंक्शन होगा। तो वो एक इस रीजन का सबसे बड़ी हाइट का बिल्डिंग है जो सैंक्शन होगा। फिरोजाबाद के मक्खनपुर क्षेत्र में 30 सितंबर को हुई करीब 2 करोड़ रुपए की लूट में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस की जांच में 2 पुलिसकर्मियों की संलिप्तता इसमें सामने आई है। इनमें से जीआरपी आगरा से तैनात मुख्य अधिशासी अंकुर प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके पास से लूटी गई रकम में से 5 लाख रुपए बरामद किए हैं। दरअसल ये लूट 30 सितंबर को थाना मक्खनपुर क्षेत्र के ग्राम धुनपई के पास जीके कंपनी की वैन में हुई थी और जिनमें 1.5 से 2 करोड़ रुपए की नकदी लूटी गई थी। पुलिस ने 4 अक्टूबर को मुठभेड़ के बाद ये 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 1,05,000 रुपए नगद और एक आईफोन, मोटरसाइकिल की रसीद और अवैध असला और 2 4 पहिया वाहन बरामद किए थे। तीस सितंबर को हुई लूट की घटना में सतत कार्य करते हुए मक्खनपुर पुलिस द्वारा विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के क्रम में 2 पुलिस कर्मियों का नाम प्रकाश में आया है। उपरोक्त दोनों को घटना के होने से पूर्व ही जानकारी हो गई थी एवं दिनांक 30 सितंबर को अपने गाड़ी से नई दिल्ली गए थे, जहां
नगद रकम लेकर आए। उन्होंने अपराधियों से वादा किया था कि पुलिस में घटना रिपोर्ट होने पर एवं पुलिस द्वारा जो भी कार्रवाई की जाएगी उसकी अंदरूनी जानकारी हासिल करके अपराधियों से साझा करेंगे। फिरोजाबाद पुलिस किसी भी प्रकार के सक्रिय तत्वों के विरुद्ध सख्त रुख इख्तियार करती है। इसी क्रम में आज मुख्य आरक्षी अंकुर, जो कि आगरा जीआरपी में तैनात है, को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 5 लाख रुपए बरामद कर सुसंगत धाराओं में। जौनपुर के पंसेवा गांव में एक युवक की उसी के दोस्त ने 100 रुपए के लिए हत्या कर दी। युवक की अपने दोस्त से शराब के नशे में 100 रुपए को लेन देन को लेकर मामूली कहासुनी हुई थी, जिसके चलते आरोपी ने युवक पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद आनन फानन में युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मामला यह है कि शाम को 8 बजे टाइम था, आए वो मेरे घर में, मम्मी से बोल रहे हैं कि आज इनको मैं मारूंगा। कौन? वही मुकेश जायसवाल मारेंगे ना। अच्छा। कह रहे इनके मारब। तो मम्मी कह काहे तू मरबा, हम खियाओ थे, पैर टूटा था उनका ना, जैसे पैर टूटा ला तो हम खियाओ थे, 3 महीना से झेला था हमें, तो तू का करे मरबा, तो का दिक्कत हो, तू खियावा तो पहना दो कि तो कुछ कोनो दिक्कत हो तो मरबा इनके। तब फिर यही बात रहा। फिर आए बाहर, सोए थे यहाँ पर तख्ता पे ना चाचा मेरे, फिर आईने सोलना तो आईने मारे, तब मम्मी हमारा रोका थी कि काहे मार, तो बस चाचा माँ कहते कि 100 रुपया तू ले ले हुआ मुकेश जायसवाल से। अच्छा। ले ले हुआ तो कह रहे कि हम ना ले ले, चोरी का इल्जाम कहाँ लगाओ थे, तो बस यही बात रहा। फिर कहते हैं वही बात पे मारे लगना। फिर हमारी मम्मी आके कहते हैं हाथ गोड़ जोड़ती, भैया मत मारा। फिर हम लोग भी दौड़ के आई ना, मत मारा, छोड़ दा, तब पर भी ना सुना। उनके सर में पैर टूटा था ना, चोट तो लगी थी पहले से, वो टूटल पैर पे चढ़ गए ना, चढ़ के और सर में मार देना और गले पे भी मारता ना, मुँह में मारता ना, और तुरंत उनके लंबी सांस लेवे लगना। हम हाथ से ऐसे मुक्का बनाकर मार रहे थे। मामला कुछ नहीं, अलगू आईने घर में घुस गई ना, कहा आज इनके मारा, हम काहे के मरबा, काहे के ऐसे ही मारा। फिर बोला था ना हमें, हम खाली काहे के बोला था, तो वो कहना कि 100 रुपया अलगू हमारे ले ले हैं, जैसे मुकेश जायसवाल 100 रुपया हमारे ले ले हैं, तो बोलना कि हमें चोरी का इंजाम लगाओ था भोसड़ी वाला। हाँ, तो हम कहली ठीक है, चोरी का इंजाम लगाओ था, तू अपने घरे जा, हम सवेरे हम बातचीत कर लेवे। कहना में चोरी के इंजाम हमके तले काला पकड़ के उनकर जो सर जो की तख्ता दाब के अब मुक्का बनाए के लगना मारे, उनकर हम साइड पकड़ के हाथ गोड़ जोड़ती, घींचती, ताना थी, हमके ढके देना, हम तख्ता के नीचे गिर गई। तो कहना इनके मारना ही, आज इनके मारना ही। उतने बते 1-2 सेकंड में तक कितना वो मार देना कपारे में, वो उधर लंबी सांस चल रहना, खूब हाथ में लगना, फिर 10-5 मिनट बाद में एकदम बंद हो गया सांस। दिनांक 6 अक्टूबर 2025 को रात्रि में 9:30 बजे के आसपास ग्राम पसेवा थाना केराकत अंतर्गत अरविंद चौहान नामक व्यक्ति अपने छोटे भाई की पत्नी को गाली दे रहा था। तभी वहां पे मौजूद उसी गांव के मुकेश नामक व्यक्ति ने अरविंद चौहान को मारा पीटा, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। अरविंद चौहान को इलाज है तो उसके परिजनों द्वारा CSC केराकत ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसको जिला चिकित्सालय जौनपुर के लिए रेफर कर दिया गया। जिला चिकित्सालय जौनपुर में अरविंद चौहान को मृत घोषित कर दिया गया। अरविंद चौहान के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना केराकत पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नामजद अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादियों ने झारखंड समेत 5 राज्यों में 15 अक्टूबर को बंद बुलाया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बातचीत से इनकार किए जाने के बाद माओवादियों ने ये कदम उठाया है। जिन 5 राज्यों में बंद बुलाया गया है उसमें से झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और उत्तरी छत्तीसगढ़ शामिल है। झारखंड पुलिस इसके लिए पूरी सतर्क है। IG ऑपरेशन माइकल S. राज ने बताया है कि पूरे राज्य में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। से सब जगह पर कराया गया है। सभी फोर्स वगैरह का भी इस संबंध में अलर्ट कर रखे हैं। हमारा तरफ से ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। इस बीच में हम ये भी अपील करते हैं, पुनः हर समय पर हम लोग करते ही हैं
कि जो माओवादी संगठन है या अन्य संगठन है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं वो अपना हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करें, जो भटके हुए रास्ता छोड़कर अपना मेन स्ट्रीम रास्ता में आने के लिए पुनः हम अपील करते हैं। आपको जो झारखंड सरकार के द्वारा जो सरेंडर पॉलिसी की तरफ बहुत सारा सुविधा दिया जा रही है, वो सुविधा का लाभ उठा लें। इस बंदी का हमारा तरफ से पूरी तैयारी है, किसी तरह का कोई डरने वाला बात नहीं।